हेलो, नमस्कार, आदाब, वर्जय, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार। आज हमारी राजस्थान जियोग्राफी की एमसीक्यू सीरीज की कक्षा नंबर 3। इससे पहले हम 2 क्लासें ले चुके हैं। जिस भी विद्यार्थी ने वह 2 क्लासें नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाइए और वो दोनों क्लासें देखिए। और ये हमारा राजस्थान जियोग्राफी का आज का टॉपिक राजस्थान का प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप। और हमारी ये क्लास आपको लगातार निरंतर मिलेगी। और आपको अगर ये हमारी क्लास से पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। और वीडियो को पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। और ऐसी बहुत सारी वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आपको आने वाले दिनों में आर्थिक समीक्षा, स्टैटिक्स जीके, हिंदी जैसे बहुत सारे विषयों पर आपको क्लासें मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हम राजस्थान का प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप। कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे ढेर सारे एमसीक्यू। देखिए कुछ बेसिक बातें। सर्वप्रथम वर्गीकरण, ठीक है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप का कई विद्वानों ने वर्गीकरण किया था। उसमें देखिए सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था वीसी मिश्रा ने। कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। जानकारी कहां से प्राप्त होती है हमें? 1968 में इनकी पुस्तक आई थी राजस्थान का भूगोल, उससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इनके 7 भाग कौन से थे ये देख लीजिए, आपके सामने है। नहरी क्षेत्र 1 नंबर, 2 नंबर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, 3 नंबर अर्धशुष्क मरुस्थल, 4 नंबर अरावली क्षेत्र, 5 नंबर की बात करते हैं तो हमारा चंबल बीहड़ क्षेत्र, 6 नंबर की बात करते हैं तो पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। और 7 नंबर की बात करते हैं तो वो है दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र। तो हमने पढ़ा वीसी मिश्रा ने कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। उसके बाद आए हमारे रामलोचन महोदय जी। रामलोचन महोदय जी ने 1971 में इसको 2 बड़े भागों में, एक तो पूरा राजस्थान, एक था राजस्थान पर्वत और पठार। 2 बड़े भागों को इन्होंने कर दिया 4 छोटे भागों में, 4 छोटे भागों को आगे कर दिया 12 लघु प्रदेशों में। तो रामलोचन महोदय ने, मैं आपको बता चुका हूं कितने भागों में बांटा, 2 से उन्होंने कर दिए 4 से उन्होंने कर दिया आगे 12। उसके बाद हम पढ़ते हैं वर्तमान वर्गीकरण, जो हम आज पढ़ते हैं, जो हम वर्तमान में भौतिक स्वरूप का वर्गीकरण पढ़ते हैं, वो हमारा किया था तिवारी जी और सक्सेना जी ने। इनकी एक बुक आती है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। उसके हिसाब से हमें पता लगता है कि इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है 1994 के अंदर, ठीक है। इन्होंने जो सबसे पहले किया वो था पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, 2 नंबर पे था हमारा अरावली पर्वतमाला, 3 नंबर पे था हमारा पूर्वी मैदानी भाग, और 4 नंबर पे हमने पढ़ा दक्षिणी पूर्वी पठार। अच्छा, एक बात इसके साथ आप और याद रख सकते हो, जो हमारा पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है ये सबसे नवीनतम है। इस पर पूरी चर्चा करने वाले हम आगे। सबसे नवीनतम कौन सा हुआ? पश्चिम मरुस्थल प्रदेश। सबसे प्राचीनतम मतलब जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। ये भी हम पूरी बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं हम एक एक चीज की। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके निर्माण पे बात करते हैं, कैसे इनका निर्माण हुआ था, कैसे ये बढ़ा था, कैसे क्या हुआ था। देखिए कुछ होता है इस प्रकार है। ये हमारी पृथ्वी, कहते हैं जब पृथ्वी बनी थी ना तो ये आका गोला हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? आका गोला। काफी टाइम बाद मतलब कालांतर मतलब समय के साथ, काल दर काल, ये क्या हुआ, पृथ्वी 2 भागों में बंटी, ठीक है। एक भाग तो था इसका ठोस और एक भाग था इसका तरल। एक भाग क्या था? ठोस, एक भाग क्या था? तरल। जो तरल भाग था उसको तो कहा पेंथालासा। क्या कहा गया? पेंथालासा। और जो ठोस था उसे कहा पेंजिया। क्या कहा गया? पेंजिया। ये पेंथालासा और पेंजिया नाम की इन्होंने दिए वेगनर महोदय ने। किसने दिए? वेगनर महोदय ने। याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वी में जो तरल भाग था, पृथ्वी निर्माण के समय जो पृथ्वी में तरल भाग था उसे क्या कहते हैं? पेंथालासा। पृथ्वी निर्माण के समय जो ठोस भाग था उसे क्या कहते हैं? पेंजिया। अच्छा, काल दर काल ये आगे बढ़ता गया, समय जब आगे बढ़ता गया तो कुछ समय बाद में होता इस प्रकार है कि पृथ्वी में जो ठोस भाग था, पृथ्वी का जो ठोस भाग था वो 2 भागों में बंट गया था। पृथ्वी का ठोस भाग 2 भागों में टूट के अलग हो चुका था। ये हुआ किस कारण? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, कुछ और प्राकृतिक दशाओं के कारण ये सब कुछ हुआ। इसके कारण क्या हुआ? ठोस भाग 2 भागों में टूट गया।
पहला भाग हमारा कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड। दूसरा भाग हमारा कहलाया गोंडवाना लैंड। ठीक है, पहला भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड। दूसरा भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। आज के टाइम में जब ये टूटा ना, तो हम आज के टाइम में एक चीज पढ़ते हैं, प्रशांत महासागर। क्या पढ़ते हैं? प्रशांत महासागर। अच्छा, हम बात करते हैं प्रशांत महासागर। तो जब ये टूटा तो पेंथालासा भी क्या हुआ? बिखर गया, अलग अलग टुकड़ों में बिखर गया। तो जो प्रशांत महासागर हमारे पेंथालासा का ही एक छोटा रूप माना जाता है। तो पेंथालासा का छोटा रूप ही क्या हुआ? प्रशांत महासागर। ठीक है, ये दो भागों में टूट गया। क्या हुआ? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में क्या हुआ करता था उस टाइम में? टेथिस सागर। कौन सा सागर? टेथिस सागर। उस समय टेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, इनके अंदर गोंडवाना लैंड के अंदर हुआ करती थी नदियां, और अंगारा लैंड में भी हुआ करती थी नदियां। तो बारिश के समय नदियों में पानी का बहाव हुआ अधिक, तो नदियां क्या लाई? अपने साथ मिट्टी, अपने साथ वनस्पति, अपने साथ जीव जंतु बहाकर कहा ले आई? टेथिस सागर में। जब टेथिस सागर के अंदर ये बहाकर लेकर आई, जब ये टेथिस सागर भरना स्टार्ट हुआ, तो जो टेथिस सागर का जो पानी था वो नीचे चला गया। ये कुछ इस प्रकार की कंडीशन हो गई यहाँ पे। टेथिस सागर का पानी नीचे चला गया और ऊपर ये वनस्पति, जीव जंतु, मिट्टी, इनसे ये आके बढ़ चुका था। इसे ही हम कहते हैं टेथिस भूसंतति। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये हम बात करते हैं अंगारा लैंड की। ये हमारा टेथिस सागर, ये हमारा गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये हमारा गोंडवाना लैंड, ये हमारा अंगारा लैंड। ठीक है, जब ये अंगारा लैंड किसकी ओर बढ़ा? दक्षिण की ओर बढ़ा। और गोंडवाना लैंड किसकी ओर बढ़ा? उत्तर की ओर बढ़ा। जब ये इस ओर बढ़ा, ये इस ओर बढ़ा, तो ये क्या हुआ? यहाँ पे इस प्रकार से उभर कर, जैसे हमने बर्गर होता है, आप बर्गर को खाओगे, जब बर्गर को खाते हो तो पीछे से उसके टमाटर, पनीर, टिक्की वो निकलती है ना बाहर। उसी प्रकार ये हुआ कि जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब आपस में टकराए, आपस में भिड़े, तो ये बीच का भाग क्या हुआ? ऊपर की ओर उठा। और यही बीच का भाग ऊपर की ओर उठा हुआ कहलाता है अरावली पर्वतमाला। क्या कहलाता है? अरावली पर्वतमाला। तो सबसे प्राचीनतम क्या हुआ? अरावली पर्वतमाला। और इसी टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है हमारा पश्चिम रुस्तलीय प्रदेश, जो कि कहलाता है सबसे नवीनतम। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और देखते हैं जो हमारे भौतिक स्वरूप के भौतिक भाग हैं, तो उनकी हमारे भारत में क्या स्थिति है। देखिए, एक आपके सामने एक नक्शा है, हमारे भारत का एक नक्शा है आपके सामने, और इसके अंदर हमने कुछ क्षेत्र को ड्रॉ कर रखे हैं। देखिए, जैसे थार का मरुस्थल हमारे पश्चिम में, हम नीचे की ओर देखें तो तटीय मैदान, और बीच में देखें तो प्रायद्वीपीय पठार, और उत्तर का मैदान, उत्तरी ओर देखें तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, और इधर देखें उत्तर पूर्व में तो हिमालय क्षेत्र। तो जो हमारा पश्चिमी मरुस्थल का भाग है ना, जो हमारा थार के मरुस्थल का एक हिस्सा है। थार का मरुस्थल हमारे भारत के 4 राज्यों में है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। सर्वाधिक ये हमारे राजस्थान के अंदर है, 60%, 60% ये हमारे राजस्थान के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान नदियों से निर्मित है, तो हमारे नदियों से निर्मित एक भाग है, वो है पूर्वी मैदानी भाग। उसके बाद हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की, जो कि प्रायद्वीपीय पठार हमारे राजस्थान के अंदर प्रायद्वीपीय पठार के जो भाग है वो है अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार। ये हमारे राजस्थान की भारत के अनुसार स्थिति है। देखिए आपके सामने, ये थार का मरुस्थल के हिसाब से है, पूर्वी मैदानी भाग उत्तर के मैदान के हिसाब से है, अरावली पर्वतमाला और ये दोनों हमारे प्रायद्वीपीय पठार के हिसाब से है। ठीक है, मैं आपको बता सकूं, एक और याद रखना आप, जो हमारा पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है ना राजस्थान का, वो उसमें कुछ हिस्सा, ज्यादा नहीं, कुछ एक हिस्सा उत्तर के मैदान का भी आता है। तो ये आपने देख चुके हैं। इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं और निर्माण काल को पूरा करते हुए हम देखते हैं आगे निर्माण काल। हम निर्माण काल पे बात करते हैं। अरावली, मैंने आपको बताया था सबसे प्राचीनतम कौन सी है? अरावली। कौन से कल्प की है? आद्य महाकल्प की। कौन से कल्प की? आद्य महाकल्प की। और कौन से युग की है? प्री कैम्ब्रियन युग की। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? धात्विक खनिज और आग्नेय चट्टानें।
कौन सी चट्टाने? आग्नेय चट्टाने। मैं सभी बात करूंगा। ये आग्नेय चट्टाने कौन सी होती है? धात्विक खनिज कौन से होते हैं? अवसादी चट्टाने कौन सी होती है? मैं सब बात करने वाला हूं, आप बस निरंतर इस क्लास के साथ जुड़े रहें। आगे देखते हैं हम दक्षिणी पूर्वी पठार। कौन सा काल? कौन सा कल्प? मध्यजीवी महाकल्प। कौन सा युग? क्रिटेशियस युग। कौन सी चट्टाने? आग्नेय चट्टाने। कौन सा खनिज? धात्विक खनिज। हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की। कौन सा कल्प? नवजीवी महाकल्प। कौन सा युग? प्लीस्टोसीन युग। यहाँ क्या होता है? खनिजों का अभाव है। किस कारण यहाँ पे खनिजों का अभाव है? क्योंकि इस एरिया के अंदर, इस क्षेत्र के अंतर्गत चट्टानों का भी अभाव है। जहां चट्टानों का अभाव रहेगा वहां खनिजों का अभाव रहेगा। ये अभी आपको मैं समझाऊंगा कि क्यों चट्टानों के अभाव के कारण खनिजों का अभाव रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम रुस्तल प्रदेश की। कौन सा कल्प? नवजीवी महाकल्प। कौन सा युग? प्लीस्टोसीन उत्तर युग। क्या पाया जाता है? अवसादी चट्टाने। क्या पाया जाता है? अधात्विक खनिज। क्या पाया जाता है? जैविक अवशेष। थोड़ा सा कल्प के बारे में और बात कर लेते हैं। जो कल्प है हमारे आदि कल्प, उसका है 50 करोड़ साल पहले से 25 करोड़ साल पहले तक का समय। जो हमारा प्री कैम्ब्रियन युग है, इसके अंदर हम कह सकते हैं पृथ्वी पर जीवों का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवों का सर्वाधिक विस्तार किस युग में हुआ? तो वो था प्री कैम्ब्रियन युग। उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार। ये कौन सा कल्प? मध्यजीवी कल्प। कौन सा युग? क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग की बात करें, सरीसृपों का काल था। इसकी बात करें तो यहाँ प्राणी और वनस्पति जातियों की विविधता, कौन सी विविधता पाई जाती थी? प्राणी व वनस्पति की विविधता पाई जाती थी। और समय के साथ में प्राणी और वनस्पति यहाँ खत्म भी होते गए। यहाँ पे इस काल को डायनासोर का काल भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी मैदान की। जो नवजीवी महाकल्प और पश्चिम रुस्तल है नवजीवी महाकल्प, इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इनका जो काल है 6 करोड़ वर्ष से आज तक, 6 करोड़ वर्ष से आज तक। अच्छा, युग कौन सा हुआ? प्लीस्टोसीन उत्तर युग। प्लीस्टोसीन उत्तर युग। और पूर्वी मैदानी भाग का प्लीस्टोसीन उत्तर युग और पश्चिम रुस्तल का प्लीस्टोसीन उत्तर युग। जो ये प्लीस्टोसीन उत्तर युग था, ये स्तनधारियों का महाकल्प था। इसमें हिमालयों का, जैसे इसमें क्या हुआ था, हिमानी मतलब हिमानी कहते हैं बर्फ के पहाड़, उनका विस्तार बहुत अधिक मात्रा में हुआ। जो हमारे आज से पूर्व जो हमारे पूर्वज थे, जो आदिवासी हमारे पूर्वज थे, वो भी इसी काल में हुए। और पश्चिम रुस्तल में जो था प्लीस्टोसीन उत्तर युग, इसमें हम आज का जो हमारा वर्तमान स्वरूप है वो देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। बस आपको ये याद रखना है, अरावली कौन से कल्प की है? आदि कल्प की है। दक्षिणी पूर्वी पठार कौन से कल्प की है? मध्यजीवी कल्प की है। पूर्वी मैदान कौन से कल्प की है? नवजीवी कल्प की है। पश्चिम रुस्तल कौन से का है? नवजीवी महाकल्प का है। याद रखना आपको ये कल्प के बारे में, ये सारा इतना याद रखना है आपको। कौन से युग की है? तो अरावली कौन से युग की हुई? प्री कैम्ब्रियन युग की हुई। दक्षिणी पूर्वी पठार कौन से युग का हुआ? क्रिटेशियस युग का हुआ। पूर्वी मैदान किस युग का हुआ? प्लीस्टोसीन युग का हुआ। पश्चिम रुस्तल प्रदेश किस युग का हुआ? प्लीस्टोसीन उत्तर युग का हुआ। अगर इसमें बात करें तो अरावली में पाई जाती है आग्नेय चट्टाने। कौन से खनिज? धात्विक खनिज। दक्षिणी पूर्वी पठार में पाई जाती है आग्नेय चट्टाने। कौन से खनिज? धात्विक खनिज। पूर्वी मैदान में भागों में पाए जाते हैं चट्टानों का अभाव। जहां चट्टानों का अभाव होगा वहां खनिज नहीं पाए जाएंगे। खनिज के बारे में, चट्टानों के अभाव के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। पश्चिम रुस्तल प्रदेश, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। चट्टान कौन सी? अवसादी चट्टान। खनिज कौन से? अधात्विक खनिज। अवशेष किसके? जैविक अवशेष। तो हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानें कौन सी होती है, अवसादी चट्टानें कौन सी होती है, धात्विक खनिज क्या होते हैं, अधात्विक खनिज क्या होते हैं। तो देखो मैं आपके लिए इसके बारे में बात करता हूं। यह हमारी है ज्वालामुखी। क्या है हमारी? ज्वालामुखी। देखो ज्वालामुखी कहां से निकलती है? पृथ्वी से ही निकलती है। और ये ज्वालामुखी से जो निकल रहा है इसे बोलते हैं हम मेग्मा। क्या बोलते हैं? मेग्मा। जब ये मेग्मा निकलता है और निकल के ये जब धरती पे जाता है और धरती पे जाने के बाद में ये जो जमा होने लगता है, ये जमा हो रहा है अभी, ये देखो जमा हो रखा है। ये जब धरती पे गया और वहां पे जाके ये जमा होना शुरू हुआ और जमा होने के बाद ये क्या होता है? थोड़ा ठंडा, ठंडा होने पे इसे हम कहते हैं लावा।
जब ये लावा ठंडा हो जाता है काफी साल पड़े रहने के बाद, यही लावा काफी साल पड़े रहने के बाद, इन्हीं को हम कहते हैं आग्नेय चट्टानें। कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है काली, एक होती है ग्रे। जो काली होती है उससे हम बोलते हैं बेसाल्ट। क्या बोलते हैं? बेसाल्ट। और जो ग्रे कलर की होती है उसे हम बोलते हैं ग्रेनाइट। जो काली होती है उससे हम बोलते हैं बेसाल्ट, जो ग्रे कलर की होती है उससे हम बोलते हैं ग्रेनाइट। याद रखना, हमारे राजस्थान में दो प्रकार की आग्नेय चट्टानें मिलेगी, एक आग्नेय चट्टान बेसाल्ट, एक आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट प्रकार की आग्नेय चट्टानें हैं वो मिलेगी आपको सिरोही और जालोर की साइड। जो काली जिसे बोलते हैं बेसाल्ट, बेसाल्ट प्रकार की जो आग्नेय चट्टानें हैं वो मिलेगी आपको दक्षिणी पूर्वी पठार या हड़ौती का पठार या लावा का पठार, वहां पे आपको मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज क्या होते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अवसादी चट्टानें। देखो, आग्नेय चट्टानों को ही हम बोलते हैं, आग्नेय चट्टानों को हम बोलते हैं प्रारंभिक चट्टान, क्योंकि सबसे पहले निर्माण ही इन्हीं को होता है। अच्छा, इन्हीं चट्टानों से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। कैसे? देखो, बहुत साल ये पड़ी रहेगी चट्टानें, बहुत साल पड़ी रहने के बाद, बहुत साल पड़ी रहने के बाद इन चट्टानों का नीचे से क्या होता है? निक्षेपण होता है। क्या होता है? निक्षेपण होता है। क्या होता है? अपर्दन होता है। बारिश से, प्राकृतिक आपदाओं से, प्राकृतिक दशाओं से इनका क्या होता है? निक्षेपण होता है। ये एक साल में घटना नहीं होती, इस घटना को कई साल लगते हैं। कई साल में ये घटना होती है, नीचे से निक्षेप होता है, निक्षेप होके ये जाके एक जगह पे जमा हो जाती है। और जब ये निक्षेप हो के जमा होती है, काफी सालों तक ये क्रिया लगातार होती है। आग्नेय चट्टानें लगातार इस प्रकार अपना जमाव करती है, टूट कर ये जमाव करती है। ये टुकड़ों में आई और जमा होगी, टुकड़ों में आई और जमा होगी, ये टुकड़े टुकड़े करके ये पूरी चट्टान बन गई। इन्हीं को हम कहते हैं तलछटी। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? तलछटी। इन्हीं को हम कहते हैं परतदार चट्टान। और यही परतदार चट्टानों को हम कहते हैं अवसाद। अवसाद क्या होता है? जब किसी अच्छी चीज से कोई चीज टूट के आती है तो उसे हम बोलते हैं अवसाद। तो ये जब टूट के आ रही है तो इसे हम बोलेंगे अवसाद। क्या बोलेंगे? अवसाद। और यही अवसाद को हम बोलते हैं अवसादी चट्टानें। ठीक है, एक आप बात और याद रख सकते हो, ये अवसादी चट्टानें जब टूट के आती है ना तो अपने साथ, क्योंकि बहुत सालों तक पड़ी रहती है, तो अपने साथ वनस्पति, मिट्टी, जीव जंतु, बहुत सारे बाहरी पदार्थ भी अपने साथ लेकर आती है। और वो लेकर आकर एक जगह पे जमाव करती है। जब ये अपना जमाव करती है, जब ये जमाव कर करके चट्टान बनती है तो ये अब बन जाती है अवसादी चट्टानें। और इन्हीं अवसादी चट्टानों से हमें प्राप्त होता है ईंधन। इन्हीं अवसादी चट्टानों से हमें प्राप्त होता है पेट्रोलियम। इन्हीं अवसादी चट्टानों से हमें प्राप्त होता है कोयला। इन्हीं से हमें प्राप्त होता है ईंधन। इन्हीं से हमें प्राप्त होता है पेट्रोलियम। और इन्हीं को हम कहते हैं अधात्विक खनिज। तो हमारे अधात्विक खनिज कौन से हुए? कोई बताएगा अभी दोबारा? अधात्विक खनिज कौन सा हुआ? ईंधन। ईंधन के साथ में हमने क्या पढ़ा? पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम के साथ में हमने पढ़ा कोयला। इस प्रकार ये हमारा हुआ अधात्विक खनिज। अच्छा, इसी को हम बोलते हैं अधात्विक खनिज प्राप्त हुआ। इसी अवसादी चट्टान को हम बोलते हैं द्वितीयक चट्टान। प्रारंभिक चट्टान कौन सी हुई? हमारी आग्नेय चट्टानें हुई। द्वितीय चट्टान कौन सी हुई? हमारी अवसादी चट्टानें हुई। ठीक है, अवसादी चट्टान ये जब पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं तो ये पृथ्वी के अंदर हमारे बहुत से प्रकार के धातु पाई जाती है। वो धातु हमारे मैग्मा के साथ बाहर निकलती है, वो आके लावा के अंदर इकट्ठी होती है। कई साल पड़ी रहने के बाद वो हमारे आग्नेय चट्टानों में बदल जाती है। अगर आग्नेय चट्टानों को तोड़ने पे हमें कौन सी क्या प्राप्त होती है? धात्विक, मतलब धातु प्राप्त होती है। और वही धातु हमारे लिए कहलाती है धात्विक खनिज। और ये धात्विक खनिज हमारे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे खनिज होते हैं। और एक बात और याद रख सकते हो आप इसी के साथ में, आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों में से सबसे मजबूत कौन हुआ? कोई बताएगा? आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों में मजबूत हमारे कौन होते हैं? आग्नेय चट्टानें। तो इसके साथ हम कह सकते हैं आग्नेय चट्टानें मजबूत होती है तो हमारे धात्विक खनिज भी क्या होते हैं? कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं ये मजबूत किस प्रकार होती है? क्योंकि अवसादी चट्टानें टुकड़ों में बनती है और आग्नेय चट्टानें एक साथ एक लावा से मिलती है। तो ये जो टुकड़ों में बनती है तो वो कमजोर होगी, और जो एक साथ वर्षों से पड़ी हुई है उससे बना, लावा से बना हुआ तैयार हुआ, तो वो आग्नेय चट्टानें हमारी
मजबूत होती है। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम करते हैं हमारे एमसीक्यू शुरू और देखते हैं हमारी पूरी क्लास को। मैंने आपको बेसिक सब कुछ बता चुका हूं, कुछ बातें जो रहती है हम एमसीक्यू में कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यू। तो देखते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं, या राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है। तो अभी मैंने बताया था आपको राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है। जो हम बढ़ते हैं वर्तमान वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया है। जो इस 4 भागों के बारे में थोड़ी जानकारी और हमें प्राप्त करनी है वो हम देख लेते हैं। ये देखो राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। नंबर 1 उत्तर पश्चिम रुस्तलीय प्रदेश, नंबर 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश, नंबर 4 दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। देखो ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है। अगर हम देखें तो ये राजस्थान के हमारे 33 जिले हैं। इन जिलों के अगर हम ये सीमा ड्रॉ करें तो ये हमारा इस प्रकार से, ये हमारे इस प्रकार से हमारा इसके अंदर पश्चिम रुस्तलीय प्रदेश आते हैं। इस पश्चिम रुस्तल प्रदेश के अंदर हमारे 12 जिले आते हैं। ये पूरा हम पढ़ेंगे। ये पश्चिम रुस्तल प्रदेश हो गया। इसके बाद हम ये देखते हैं ये अरावली हो गई। इसके बाद हम देखते हैं तो ये हमारा पूर्वी मैदानी भाग हो गया। ये हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो गया। तो इसके बारे में हम सब कुछ देख लेते हैं। ये देखो आपके सामने है उत्तर पश्चिम रुस्तलीय प्रदेश। क्षेत्रफल कितना 61.11%, 61.11%। हमारे यहाँ पे जनसंख्या कितनी 40%, जिले कितने 12, वर्षा कितनी 10 से 40 सेंटीमीटर। ये हम औसत वर्षा की बात कर रहे हैं। किसकी? औसतन वर्षा की बात कर रहे हैं। जो साल की औसतन वर्षा होती है वो 10 से 40 सेंटीमीटर के बीच में होती है प्रति वर्ष। दोबारा देख लो, क्षेत्रफल 61.11%, जनसंख्या 40%, जिले 12, वर्षा 10 से 40 सेंटीमीटर। हम जलवायु की बात करते हैं तो शुष्क विषम जलवायु बात करेंगे। देखो राजस्थान का जो पश्चिम रुस्तलीय प्रदेश है ये 2 भागों में विभाजित है। ये किस आधार पर बांटा गया है? ये वर्षा के आधार पर। एक तो है 0 से 25 सेंटीमीटर, एक है 25 से 50 सेंटीमीटर। जो 0 से 25 सेंटीमीटर है इसकी जो हमारी जलवायु है शुष्क, और ये हमारा जो 25 से 50 है इसकी हमारी है अर्धशुष्क। जो हमारी अरावली है इसकी है उपादर, और जो हमारा पूर्वी मैदानी भाग है इसकी है हमारी आदर, और जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसका है हमारा अति आदर। अति आदर होने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वार्षिक वर्षा है वो अधिक होती है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू, सिरोही। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो वन किस प्रकार के पाए जाएंगे? कांटेदार और झाड़ियां। कांटेदार झाड़ियां पाई जाएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे वर्षा का जो औसत है वो कम है, तो रेगिस्तान है। रेगिस्तान के अंदर किस प्रकार की वन पाए जाएंगे? कांटेदार झाड़ियां। मिट्टी कैसी पाई जाएगी? रेतीली और बलुई मिट्टी। कौन सी? रेतीली और बलुई मिट्टी। यहाँ पे एक प्रकार हम वैज्ञानिक नाम में भी कह सकते हैं एरिडोसोल पाई जाती है। विशिष्टता क्या है? बालू स्तूप। बालू स्तूप कह सकते हैं रेत के बड़े टीलों को। बालू स्तूप क्या होते हैं? रेत के बड़े टीले। आगे भी ये भी हम पूरी बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अरावली प्रदेश पर। अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल है 9.1%, जनसंख्या निवास करती है 10%। अरावली प्रदेश की क्षेत्रफल 9.1%, जनसंख्या निवास करती है 10%। जिले अरावली जो पर्वतमाला है उसमें जिले तो 13 आते हैं, छोटे बड़े 13 जिले आते हैं। किसी जिले का थोड़ा सा हिस्सा आता है, किसी का बहुत ज्यादा हिस्सा आता है, और मुख्यतः जो हम मानते हैं वो 7 जिले हैं। उसके बाद जो हमारी वार्षिक वर्षा है वो है 40 से 60 सेंटीमीटर। जलवायु हम कैसी मिलेगी? उपादर, मैं बता चुका हूं आपको। वन कैसे मिलेंगे? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ियां। कारण यहाँ पे वर्षा भी ठीक होती है और यहाँ पे रेगिस्तान का भी, आपको कह सकते हैं रेगिस्तान भी पाया जाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ियां। मिट्टी कैसी पाई जाती है? काली और भूरी पथरीली मिट्टी पाई जाती है। विशिष्टता क्या होगी? बहुतायत खनिज। मैंने बताया था आपको यहाँ पे आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानें पाए जाने का कारण है यहाँ पे धात्विक खनिज भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं अरावली को खनिज, इसलिए हम कहते हैं अरावली में बहुतायत खनिज है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्षेत्रफल 23.3%, जनसंख्या 39%। देखो क्षेत्रफल कितना? 23.3%, जनसंख्या कितनी? 39%। जहां क्षेत्रफल कम
और जनसंख्या अधिक। कह सकते हैं क्षेत्रफल में कम और चीज मतलब कोई चीज लेते हैं उसका क्षेत्रफल कम और उसमें चीज अधिक डाल दो तो ये कह सकते हैं उसका घनत्व अधिक हो गया। तो कह सकते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर क्षेत्रफल 23.3% है और जनसंख्या 39% है। और इसी के साथ यह भी कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। इसके बाद देखें जिले 10, वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर, जलवायु कैसी, आर्द्र, वन कैसे, मिश्रित, पतझड़ वन पाए जाते हैं। और मिट्टी कैसी, जलोढ़ और दोमट। मिट्टी जलोढ़ और दोमट होने का कारण एक ही है, क्या, क्योंकि यहाँ पे नदियों से, जो पूर्वी मैदानी भाग है ये हमारा पूरा नदियों से निर्मित है, उत्तर के मैदान का एक हिस्सा है। और जलोढ़ मिट्टी जब नदियां अधिक होती है जिस क्षेत्र में, वहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहड़ क्षेत्र जो हमारा सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है जहां से चंबल निकलती है उस क्षेत्र को हम बिहड़ क्षेत्र कहते हैं। ये बिहड़ क्षेत्र ही हमारा उबड़ खाबड़ का क्षेत्र कहलाता है। हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। क्षेत्रफल 6.49%, जनसंख्या 11%, जिले कितने, 7, वर्षा देखो 80 से 120 सेंटीमीटर। मैं बता चुका हूं सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा होगा, माउंट आबू सिरोही, 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है माउंट आबू सिरोही में। उसके बाद हम बात करते हैं जलवायु अतिआर्द्र, बिल्कुल जब वर्षा अधिक होगी तो हमारी जलवायु कैसी होगी, अतिआर्द्र होगी। वन कैसे, सदाबहार वन। अगर सदाबहार वन की बात करते हैं तो क्या यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत अधिक है तो सदाबहार यहाँ पे हमेशा बन रहेंगे। मिट्टी कैसी, काली और लाल केचारी। मैंने आपको एक बात बताई थी, आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टानों में एक होती है काले रंग की, एक होती है ग्रे कलर की। जो काले रंग की चट्टानें पाई जाती है वो हमारी पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, और जो हमारे ग्रे कलर की पाई जाती है वो पाई जाती है सिरोही और जालौर क्षेत्र में। विशिष्टता किस प्रकार की होगी इसकी, लावा का पठार। यहाँ पे लावा का पठार है क्योंकि ये जो हमारे दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश है ये पूरा ज्वालामुखी से निर्मित है। तो हमारा प्रश्न क्या कहता था, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं या कितने भागों में बांटा गया है, तो वो 4 भागों में बांटा गया है। हम अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। देखो हम अगले प्रश्न में दिया गया हमारे पास प्राकृतिक भाग दिया गया है और औसत वर्षा दी गई है। हमें ये प्रश्न के अकॉर्डिंग सेट करने हैं, ठीक है, जो हमारे प्रश्न में ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। देखो उत्तर पश्चिम रेगिस्तान, उत्तर पश्चिम रेगिस्तान ऑप्शन कई दिए हुए हैं। क्या 40 से 80, नहीं 80 तक तो वर्षा जाती ही नहीं। मध्य पहाड़ी प्रदेश, नहीं 90 तक भी वर्षा नहीं जाती। दक्षिणी पूर्वी पठार 75 सेमी, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो ये तो श्योर हो गया कि हमारे ए का उत्तर 1 होगा। ए का उत्तर क्या होगा, 1 होगा। तो देख लो ए में 1 किस किस में है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा सीधा सा देखो मिलाने वाले प्रश्नों में बहुत इजी है। जब मिलाने वाले प्रश्न आए उसमें अगर आपको 1 या 2 मिलते हैं तो आप उनको मिला के देखें, आपका प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो हम इस प्रश्न को और देख लेते हैं। देखो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान 12 से 15 सेमी तक, बिल्कुल ये हम कह सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पूर्वी मैदानी भाग 40 से 80, बिल्कुल 40 से 80 हम कह सकते हैं। यहाँ पे 60 से 80 होती है तो 40 से 80 होती है, क्योंकि कुछ पूर्वी मैदानी भाग में थोड़ी कम वर्षा होती है, कुछ में अधिक होती है, तो 40 से 80 ये पूरा सेट बैठता है। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र 20 से 90। अब एक हो गया सर मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में 20 कैसे, मैं बताता हूँ 20 कैसे। कुछ पहाड़ी जो क्षेत्र हमारा जैसे पाली, जोधपुर और कुछ और अंदर तक पहाड़ी क्षेत्र जाता है, जैसे हमारे जो पश्चिम रुस्तल क्षेत्र है इसमें भी एक पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है, वो 41.5% का, जहां पे बालू का स्तूप नहीं है। 41.5% हिस्सा ऐसा भी है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं 20% बारिश, 20 से 90% बारिश हो सकती है सेंटीमीटर तक। दक्षिणी पूर्वी पठार में 75%, बिल्कुल। तो ये इसका ऑप्शन का उत्तर क्या होगा, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। मैंने बताया था पूरा भारत का मैंने आपको दिखाया था कि कौन सा किसका हिस्सा है, कौन सा किसका हिस्सा नहीं है। ये देखिए आपके सामने है, ये देखो मैंने पूरा बताया था। पश्चिम रुस्तल, थार के रुस्तल का भी है और उत्तर के मैदान का, दोनों का हिस्सा, क्योंकि कुछ पश्चिम रुस्तल के भाग उत्तर के मैदान में भी आते हैं। अरावली और दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो हमारा प्रश्न क्या कहता है वो देख लो। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। तो देख लो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं बहुत सारे। देखो ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं पहले, प्रायद्वीपीय पठार बिल्कुल सही, उत्तर पर्वतीय प्रदेश बिल्कुल गलत। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि पर्वतीय प्रदेश उत्तर की तरफ है तो उसमें राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है। तटीय मैदान आ गया, बिल्कुल नहीं, तटीय मैदान में राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है।
उत्तर पर्वतीय प्रदेश, इसमें भी राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है। उत्तर वृहत मैदान बिल्कुल, प्रायद्वीपीय पठार बिल्कुल, ये हमारा उत्तर सही है। ये देखो मैंने दिया अरावली और हड़ौती, जो अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार है ये भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, और मरुस्थल और मैदान उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। उसके बाद देखो राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो बताओ कौन सा कथन गलत है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही लाइन है। मैंने आपको बताया था अरावली सबसे प्राचीनतम है, सबसे नवीनतम पश्चिम मरुस्थल प्रदेश। उसके बाद देखो 2 नंबर, उत्तर पूर्वी मैदान बिल्कुल राजस्थान में है। उत्तर का पूर्व मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित है, बिल्कुल नहीं, ये हमारा उत्तर के मैदान से निर्मित है, ना कि सिंधु नदी के कारण। तो ये हमारा गलत चुनना है, तो गलत हो गया हमारा। इसके बाद देख लो पश्चिम वालुका मैदान 33 सागर का अवशेष है, बिल्कुल मैंने आपको बताया था जो हमारा पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है 33 सागर का अवशेष है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है, बिल्कुल जब ये आपस में भिड़े तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर देखो, राजस्थान का कौन सा भाग भौगोलिक अचल प्राचीनतम है, बिल्कुल बता सकते हैं हम। घग्गर का मैदानी भाग नहीं, उत्तर पूर्वी मैदान नहीं, अरावली पर्वतीय अचल बिल्कुल सबसे प्राचीनतम तो हमारी अरावली है, ये हम बता सकते हैं। उसके बाद देख लो अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा युग्म सही है, बताओ, बताना है किसके संबंध में, पश्चिम मरुस्थल क्षेत्र के संबंध में बताना है, और जनसंख्या बतानी है। मैंने कितनी बताई थी, 61.11%, तो हमारे क्या था क्षेत्रफल, और 40% क्या थी जनसंख्या। इसमें देख लो ऑप्शन क्या सेट बैठता है, 40% नहीं, 50% नहीं, 55 नहीं, 60, लगभग 60% मरुस्थल क्षेत्रफल है, 40% जनसंख्या, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, अच्छा मरुस्थल की बात हुई तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का अवशेष है, बिल्कुल मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा अवशेष है, ये प्रमाण कैसे होता है, खारे पानी की झीलें हैं, बिल्कुल यहाँ खारे पानी की बहुत सारी झीलें हैं, डीडवाना, पंचभद्रा जैसी बहुत सारी झीलें हैं, ठीक है। लूणकंसर, पेट्रोलियम अवशेष है, बिल्कुल, कोयला, बिल्कुल, समुद्री वनस्पति मिलती है, हाँ मिलती है, जीवाश्म के अवशेष भी पाए जाते हैं। भारत में हमारे थार का जो मरुस्थल है कितने राज्यों में, 4 राज्यों में मैंने बताया था, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पंजाब सर्वाधिक कहाँ पे है, देख लो सर्वाधिक कहाँ पे है, राजस्थान में, कितना 60%। अच्छा इसकी डायरेक्शन, दिशा कैसी होगी, जो हमारे पश्चिम मरुस्थल की दिशा कैसी होगी, डायरेक्शन कैसी होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम में मरुस्थल जैसलमेर से इस प्रकार ऐसे बढ़ा तो पश्चिम से पूर्व की ओर, बिल्कुल सही है। हमारा जो थार का मरुस्थल है ये किससे जुड़ा हुआ है, सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका में, अरब के देशों में जो अरब मरुस्थल है, और थार का मरुस्थल इन्हीं का एक भाग माना जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारे चैनल से आप इसी प्रकार जुड़े रहना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न देखो आप, गतिशील रेत के टिल्ले, जो गतिशील रेत के टिल्ले हैं को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं, देखो धोरे धोरे, रोहिड़ा, खेजड़ी, दरियन। रोहिड़े के बारे में मैंने आपको कल बताया था। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है, टिक्का मेला अडुलेटा। टिक्का किसी को लगाओगे तो बच्चा क्या करेगा, रोएगा। टिक्का मेल दिया अड्डा घेर के तो बच्चा रोएगा। टिक्का मेला अडुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है, रोहिड़े का, और इसको वैज्ञानिक दर्जा कब मिला, 1983 में, बिल्कुल सही है। खेजड़ी का अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का टूर करो, राजस्थान का टूर करोगे तो आपको प्रॉपर देखने को क्या मिलेगा, सीन। तो इसे कह सकते हैं प्रोसेपिस सिनेरियो, प्रॉपर सीन किसका देखा आपने, खेजड़ी का, प्रोसेपिस सिनेरियो, खेजड़ी। अच्छा जो राजस्थान में जो रेत के टिल्ले, गतिशील रेत के टिल्ले होते हैं, ये देखो गतिशील रेत के टिल्ले, देखो बहुत तेज हवा आएगी, ये जो ये दिख रही है आपको छोटी सी, इसको उड़ा के लेके जाएगी, आगे जाएगी, और इस प्रकार ऐसे गर्त बनाती हुई चलेगी, अपनी बाहें फैला देगी, और ये आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जो ये रेत के टिल्ले क्या करते जाएंगे, गति करते जाएंगे। तो इनको हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, धोरे या दरियन कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखो, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं, बिल्कुल बहुत इजी प्रश्न है। मैं देखो इसके लिए मैं ना आपके लिए ये सब कुछ प्रश्नों के साथ में आपके लिए स्लाइड तैयार करवाते हैं हम। वो स्लाइड इसलिए तैयार करवाई जाती है आपका समय बच सके, आप कम समय में ज्यादा कुछ प्राप्त कर सकें, और आपको स्लाइड से जल्दी आपको समझाया जा सके। देखो स्लाइड है इसके लिए, जल के स्रोत क्या है, जल के स्रोत। राजस्थान में पश्चिम मरुस्थल जो क्षेत्र है ना,
वहां पे वर्षा की क्या रहती है, कमी रहती है। और जब वर्षा की कमी रहेगी ना तो उसके लिए क्या करेंगे, तो कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने अपने अपने स्थानीय, अब जहां जहां रहते हैं लोग वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा बना रखा है जिसमें पानी एकत्रित कर सकते हैं, पानी से सिंचाई कर सकते हैं। तो उन्हीं का स्थानीय भाषा में नाम है वो हम पढ़ते हैं, जैसे अगोर। अगोर क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में घरों के आंगन में बने टंकी या हौद को, मरुस्थलीय क्षेत्र जो मरुस्थल का बिल्कुल क्षेत्र है वहां पे घरों के आंगन में बने टंकी हौद को क्या कहते हैं, अगोर। नाड़ी क्या होता है, छोटी नाली और खेड़ होता है जो अपना वर्षा का जो जल होता है ना, वर्षा के जल को एकत्रित संचित करने के लिए ये बनाई जाती है। और नाड़ी का एक बड़ा स्वरूप होता है टोबा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं टांका। टांका क्या होता है, घरों में पानी की टंकी। अगर पानी पीने के पानी के लिए जो टंकी बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं टांका। जो छोटे कुएं होते हैं ना, छोटे कुएं, उसे हम बोलते हैं बेरी। केवानी के बोर करा दियो के, बेरी करा दी के, वही बात। बेरी किसे कहते हैं, छोटे कुएं को कहते हैं। उसके बाद करते हैं बात खड़ीन। खड़ीन किसे कहते हैं, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया खेतों में। जैसे ये देखो, इधर से डाल, यहाँ पे कंद, यहाँ पे क्या होगी, कंद बोलते हैं दीवार। इन दोनों के बीच में जो पानी एकत्रित करते हैं इसे हम बोलते हैं खड़ीन। क्या बोलते हैं, खड़ीन, खेतों के अंदर। इसके बाद हम बोलते हैं पलाया। पलाया क्या होता है, कृत्रिम झील। क्या होता है, कृत्रिम झील। दो बड़े रेत के टिल्लों के बीच में बनाई गई कृत्रिम झील को क्या कहते हैं, पलाया। और रण और टाड़ होता है, रण और टाड़ को कहते हैं हम प्राकृतिक झील। रण और टाड़ को क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक झील। इसी प्रकार की झील होती है जो दो बीच में बनाई गई, ये देखो इसी प्रकार की ये झील होती है, पर ये प्रकृति के द्वारा बनती है, अपने आप बरसात के जल से बनती है, ये अपने आप प्रकृति के देन से बनती है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, पलाया झील। और रण और टाड़ क्या हो गया, रण पलाया क्या होगा, कृत्रिम झील, और रण और टाड़ क्या हो गया, प्राकृतिक झील। अच्छा, ये एक ना दलदली भूमि होती है। इसी दलदली भूमि के अंदर हम क्या करते हैं, इसको दलदली भूमि के अंदर की जाती है कृषि। क्या की जाती है, कृषि। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, दलदली भूमि में क्या की जाती है, कृषि। इन झील से संबंधित एक और बात है, ये एक पर्वत है, ये पहाड़ी कह सकते हो, एक पर्वत है। इन दोनों पर्वत और पहाड़ियों के बीच में जो झील बनाई जाती है उसे कहते हैं बालसन। बालसन झील कौन सी होती है, जो दो पर्वत और पहाड़ियों के बीच में बनाई गई झील को क्या कहते हैं, बालसन झील कहते हैं। अच्छा, शेखावटी क्षेत्र में जो कच्चे और पक्के कुएं होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं जोहड़। क्या बोलते हैं, जोहड़। तो हमारा प्रश्न क्या देख लो, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जोहड़। बावड़ी क्या होती है, पेड़ियों, जिनमें पेड़ियां बनाई जाती है वो होती है बावड़ियां। इनके बारे में बात करेंगे आगे आने वाली क्लास में। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है, बिल्कुल मैंने आपको बता चुका हूँ। मरुस्थल का विस्तार कैसा है, पूर्व से पश्चिम नहीं, दक्षिण से उत्तर नहीं, पश्चिम से पूर्व बिल्कुल सही, उत्तर से दक्षिण बिल्कुल गलत। ये देखो जैसलमेर से इस प्रकार ही आगे की तरफ बढ़ता जा रही है। अरावली है, अरावली बीच में संकरी हो, मतलब पतली हो जाती है। पतले होने के कारण यहाँ पे बीच का जो हिस्सा अजमेर, वहां पे अरावली बिल्कुल पतली हो जाती है। वहां से मिट्टी का छन छन के रिसाव हो रहा है किस ओर, पूर्व की ओर। तो कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व इसकी दिशा है, डायरेक्शन है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा का अभाव है। बिल्कुल ये 100% सत्य बात है, राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा का अभाव है। राजस्थान के रेगिस्तान को थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। बिल्कुल मैं आपको बता चुका हूँ, हमारा जो पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है वो थार के मरुस्थल का ही एक भाग है। बिल्कुल सही है, थार का मरुस्थल राजस्थान के बीकानेर जिले, बिल्कुल सही है। ठीक है, थार का मरुस्थल बीकानेर जिले से नहीं, अजमेर तक, कोटा जिले तक नहीं, बिल्कुल गलत, ये बात बिल्कुल गलत है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, केवल एक व दो सही। मुझे उम्मीद है मैं आपको, क्योंकि मैं सारा बेसिक बता चुका हूँ, इसके बाद आपको ये प्रश्न करने में आपको मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, क्योंकि इजी प्रश्न है बिल्कुल ही। जो आप जिन लोगों ने कंसेप्ट क्लियर कर चुका है, जो हमारी क्लास अभी तक शुरू से देखता आ रहे हैं, जो क्लास ने कंसेप्ट क्लियर कर चुका है, उसके लिए प्रश्न बहुत ईजी हो चुके हैं। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहते हैं। ये देखो, ये रेत के टीले हैं, ये क्या है, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहते हैं, कोई बताएगा रेत के टीले को, अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहते हैं। ठीक है सर, मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। ये जो अर्धचंद्राकार रेत के टीले है ना, रेत के टीले, ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। क्या होते हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। ये जो रेत के टीले है ना, ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। जो क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील है, ये देखो उनको, ये तो कितने फैले हुए हैं,
पांव की तरह कितने फैले हुए हैं, दिख रहा है ना आपको, ये पांव की तरह कितने फैले हुए हैं, तो ये सर्वाधिक क्या हो गए, गतिशील हो गए, सर्वाधिक विनाशकारी हो गए, और ये अर्धचंद्राकार होते हैं। अर्धचंद्राकार से आपको 2-3 बातें और याद रखनी है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ पे है, बूंदी, कोटा, झालावाड़। अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी, कोटा और झालावाड़। अर्धचंद्राकार रेत के टिल्ले जैसलमेर, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर, शेखावटी के बालेरी, चूरू में भी पाए जाते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं अर्धचंद्राकार जिला कौन सा है, हमारा सीकर। तो बात कर लो इसका क्या उत्तर होगा, सम। सम तो हमारे पश्चिम जो हमारा राजस्थान है इसका पश्चिम कोना है। पश्चिम कोने की अंतिम तहसील कौन सी है, सम तहसील है, बिल्कुल। रण की बात कर ही चुके हैं, ये क्या है, प्राकृतिक झील है। खड़ीर की बात कर चुके हैं, खेतों में बनाई गई झील। तो बच्चा क्या हमारा, बरखान। बरखान क्या है हमारा, अर्धचंद्राकार रेत के टिल्ले को क्या कहते हैं, हम बरखान कहते हैं। वाह, इसके आगे देखो कितना आपके लिए बहुत अच्छी स्लाइड है ये। इसके अंदर सारा मैं कहता हूँ पश्चिम रुस्तल का लगभग खत्म कर दिया है। वर्षा के आधार में हमने 2 भाग में बांटा, शुष्क और अर्धशुष्क। में आपको बता चुका हूँ 0 से 25 सेमी, 25 से 50 सेमी, बिल्कुल मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद बालू का स्तूप के वितरण के आधार पर 2 भागों में बांटा। बालू का स्तूप के आधार पर कितने, बालू का स्तूप रहित नहीं है, बालू का स्तूप सहित है, आप इसे सहित कर लेना। मतलब जहां पे रेत के टिल्ले पाए जाते हैं, पश्चिम रुस्तल का कितना प्रतिशत, पश्चिम रुस्तल का कितना हिस्सा है, 61.11%। इस 61.11% में से 58.5% में क्या पाए जाते हैं, बालू का स्तूप, मतलब रेत के टिल्ले। और बालू का स्तूप रहित, जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, वो कितना हिस्सा है, 41.5% हिस्सा है। याद रखना, जो हमारा 41.5% हिस्सा है ना, यही सर्वाधिक हमें पेट्रोलियम, ईंधन, कोयला प्राप्त करवाता है, सर्वाधिक। ठीक है, इसके बाद देखो धरातल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ये बालू का स्तूप और बालू का स्तूप रहित दोनों बातें और करेंगे आगे, आप लगातार जुड़े रहें बस। ठीक है, ये रेग, इर्ग और हमादा। हमादा क्या होता है, कोई बताएगा हमादा क्या होता है? पश्चिम रुस्तल में जहां पहाड़ियों के साथ साथ धरातल पर भी पत्थर पाए जाते हैं, पश्चिम रुस्तल है, जैसे पश्चिम रुस्तल है, यहाँ धरातल पे भी जब पत्थर पाए जाते हैं, पश्चिम रुस्तल में धरातल पर भी, जहाँ पे पश्चिम रुस्तल में जहाँ पहाड़ियों के साथ साथ धरातल पर भी रुस्तल पाए जाए, उसे क्या कहेंगे हम, हमादा कहेंगे। ठीक है, इसके बाद इर्ग क्या होता है, इर्ग कोई बताएगा? पूर्ण रूप से मरुस्थल, इर्ग को कहते हैं पूर्ण रूप से मरुस्थल। रे क्या होता है, रे कोई बताएगा, रे क्या होता है? कंकरीला मरुस्थल, जो कंकरीला मरुस्थल होता है उसे रेग कहते हैं। पूर्ण रूप से मरुस्थल को हम क्या कहते हैं, इर्ग कहते हैं। बालू का स्तूप के जो नीचे की भूमि होती है ना, जैसे बालू का स्तूप बनाए हुए हैं, इससे नीचे की भूमि को हम कहते हैं मरहो कहते हैं। क्या कहते हैं, मरहो कहते हैं। रे किसे कहते हैं, कंकरीले मरुस्थल को। इर्ग किसे कहते हैं, पूर्ण रूप से मरुस्थल को। पहाड़ी क्षेत्र के साथ धरातल पे भी अगर पत्थर पाए जाए तो उसे क्या कहते हैं, हमादा कहते हैं। बालसन आपको मैंने बता दिया, 2 पहाड़ियों के मध्य झील बालसन। रण आपको बता दिया प्राकृतिक झील। प्लाया आपको बता दिया कृत्रिम झील। तो इसके साथ बढ़ते हैं थोड़ा आगे की ओर। देखो अगली स्लाइड पे हमारे लिए क्या है, शुष्क मरुस्थल, मतलब बालू का स्तूप। लगभग बालू का स्तूप यहाँ पे हम खत्म कर देंगे। देखो बालू का स्तूप कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। इसके बाद देखो मरुस्थल मार्च, क्या बोलते हैं, मरुस्थल मार्च। मरुस्थल मार्च की बात करते हैं तो बालू का स्तूप का आगे बढ़ना। मरुस्थल मार्च क्या होता है, जो बालू का स्तूप होते हैं हमारे रेत के टिल्ले हैं, उसका आगे बढ़ना, रेत के टिल्लों का, पूरे टिल्लों का आगे बढ़ना। मरुस्थल को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है, मरुस्थल मार्च को ही जाता है। तो ये आपका हो गया मरुस्थल मार्च। क्या होगा, बालू का स्तूपों का आगे बढ़ना, रेत के टिल्लों का आगे बढ़ना। बरखान क्या होता है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। ठीक है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप क्या होते हैं, इन्हें सीप बालू का स्तूप भी कहते हैं, इन्हें रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं, इन्हें पोमनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य को क्या कहते हैं, सीप भी कहते हैं, रेखीय भी कहते हैं, और रेखीय के साथ साथ के इनको कहते हैं पवनानुवर्ती भी कहते हैं। अच्छा, इनका निर्माण कैसे होता है, हवा के समांतर। ये हवा के समांतर आगे बढ़ते जाते हैं। तो अनुदैर्घ्य मैं बता दिया सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं, हवा के साथ आगे बढ़ते हैं। अनुदैर्घ्य सीप, रेखीय और पवनानुवर्ती होते हैं। अनुप्रस्थ की बात करते हैं, समकोण, ये यहां से जैसे रेत का टीला चला, ये कुछ आगे वस्तु आ गई, समकोण रूप में जो आगे बढ़े,
जो हवा का सम्मुख ढाल या समकोण रूप में जो आगे बढ़े उसे कौन सा कहते हैं? अनुप्रस्थ। पैराबोलिक, पैराबोलिक क्या होता है? महिलाओं के हेयर पिन के समान। मान लो कोई पेड़ आ गया, कोई पेड़ आ गया, इसके पास ये हवाई और यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे आके क्या कर दिया? रेत का टीला इकट्ठा कर दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसे हम पैराबोलिक बालू का स्तूप बोलेंगे। सुक्राफिज, सुक्राफिज क्या होता है? सुक्राफिज क्या होता है? ये पूरे राजस्थान में पाया जाता है। झाड़ी व आग, छोटी छोटी झाड़ियां होती है और आग होते हैं ना, ये पूरे राजस्थान में छोटी छोटी झाड़ियों और आग के पास जो छोटे छोटे बालू का स्तूप पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं सुब्रकाफिज। क्या बोलते हैं? सुब्रकाफिज। इसके बाद हम बोलते हैं तारा, मतलब जो स्टार के रूप में, जो हमारे स्टार के रूप में बालू का स्तूप होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं तारा। तारा बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, मतलब जो फेमस है वो कहाँ के हैं? पोखरण और सूरतगढ़ के। पोखरण और सूरतगढ़ के। वैसे क्षेत्र कह सकते हैं मोहनगढ़, अनूपगढ़, सूरतगढ़। मोहनगढ़, अनूपगढ़ और सूरतगढ़। वैसे फेमस कहाँ के? स्टार बालू का स्तूप पोखरण और सूरतगढ़ के। उसके बाद देखते हैं हम बालू का स्तूप, देख लो मैं दोबारा लाता हूँ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। मरुस्थल मार्च मतलब बालू का स्तूपों का आगे बढ़ना, रेगिस्तान का आगे बढ़ना। बरखान अर्धचंद्राकार, अनुदैर्य सी बालू, इसे सी बालू का स्तूप, रेखिया बालू का स्तूप और पोमनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहते हैं। ये हवा के समांतर बढ़ते हैं। अनुप्रस्थ, समकोण, समकोण रूप में हवा के ढाल के सम्मुख आगे बढ़ते हैं। पैराबोलिक, कोई रास्ते में पेड़ आ जाए उसके साथ बना बालू का स्तूप और महिलाओं के हेयरपिन के समान। सुब्रकाफिज क्या होता है? छोटे छोटे आग, छोटे छोटे पौधों के साथ पास बने बालू का स्तूप। ये पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं। अनुदैर्य जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तारा बालू का स्तूप पोखरण और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? जैसे ये बालू का स्तूप है, इस प्रकार ये बालू का स्तूप है, तो ये जो पूरा नेटवर्क है ना, ये हनुमानगढ़ से लेकर हनुमानगढ़ टू हिसार तक फैला हुआ है। दरियन में आपको बता चुका हूं, गतिशील रेत के टीले और छोटे छोटे वनस्पतियों के पास बने बालू का स्तूप को कहते हैं नवछा बालू का स्तूप कहते हैं। हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम एक और पढ़ लेते हैं, बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र। 41.5%। बालू का स्तूप सही क्षेत्र है हमारा 58.5%। बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र 41.5%। ये कहां से? पोखरण, बालोतरा और फलोदी। ये पूरा पोखरण, बालोतरा, फलोदी। पोखरण जैसलमेर, बालोतरा बाड़मेर और फलोदी जोधपुर में ये फैला हुआ है। इसी के अंदर हमारा पाया जाता है हमादा, जहाँ पे पहाड़ियों के साथ में धरातल पर भी पत्थर पाए जाते हैं। ये शुष्क और मानभूस्थल का ही एक हिस्सा है। यहाँ कोयले, पेट्रोलियम, ईंधन भी हमें प्राप्त होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ रही होगी। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहते हैं। ये आप जो हमारे तथ्य पढ़ रहे हैं ना, इन तथ्यों को पढ़ने के बाद जो हम प्रश्न करने वाले हैं आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ये प्रश्न यहाँ ईजी नहीं होंगे, ये प्रश्न आपके लिए एग्जाम में भी बहुत ईजी हो जाएंगे। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बिल्कुल मैं आपको बता चुका हूं किस प्रकार के। बरखान, पैराबोलिक है ये, और अनुदैर्य है और अनुप्रस्थ। बताओ कौन सा? अनुदैर्य। बरखान कौन से होते हैं? अर्धचंद्राकार, हेयर पिन के समान। अनुदैर्य जो हवा के समांतर चले और जो समकोण ढाल के सम्मुख चले, अनुप्रस्थ। बिल्कुल इजी सा प्रश्न था। अब आप पढ़ चुके हैं तथ्य, इसके बाद आपके लिए इजी था। इसके बाद देखो, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बिल्कुल ये हमने पढ़ा था, ये पोखरण था जैसलमेर में। ये हमने पढ़ा बालोतरा था, ये हमने पढ़ा था फलोदी। पोखरण, बालोतरा और फलोदी, ये क्षेत्र हमारा कौन सा था? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र था। देख लो इसके अंदर ऑप्शन में, शेरगढ़ और शिव बिल्कुल नहीं, होशियार शेरगढ़ बिल्कुल नहीं, बायतू और चौहटन बिल्कुल नहीं, फलोदी और पोखरण बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अक्कल जैसलमेर जिससे संबंधित है वह है जस्ता खनन, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मैंगनीज और काष्ठ जीवाश्म उद्यान। बिल्कुल ये प्रश्न भी अपने करेंगे। देखो हमारी स्लाइड आपके लिए स्लाइड स्पेशल बनवाई है। देखो अक्कल गांव कहाँ पे पड़ता है? हमारा जैसलमेर में पड़ता है। जैसलमेर और बाड़मेर के जैसलमेर और बाड़मेर का जो रास्ता है ना, जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर हमारे गांव पड़ता है अक्कल गांव। कौन सा गांव? अक्कल गांव। वहां पे क्या पाया जाता है? हमारा यहाँ जीवावशेष पार्क बनाया गया। क्या पाया गया? जीवावशेष, जीवों के अवशेष का पार्क, जिसे हम बोलते हैं वुड फॉसिल पार्क। वुड फॉसिल पार्क, ये देखो आपके सामने एक पिक्चर भी है, वुड फॉसिल पार्क अक्कल गांव।
इसे कहते हैं काष्ठावशेष पारक, काष्ठावशेष पारक। ये 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म पाए गए हैं। जो यहाँ का जो 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल है ना, जो अक्कल का 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, इसमें 18 करोड़ वर्ष पुराने पूर्व सागरीय जीवाश्म, जो सागर के जीवाश्म, जैसे तैतीस सागर था मैं कहता हूँ यहाँ पे, उसके जीवाश्म के अवशेष पाए गए हैं। काल कौन सा? जुरासी काल की बात है। और विश्व की प्राचीनतम लकड़ी भी यहाँ पाई गई है। तो प्रश्न क्या था? अक्कल जैसलमेर जिससे संबंधित है वह है, बिल्कुल बता सकते हो आप, काष्ठ जीवाश्म उद्यान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है। देखो क्या होता है, गोडवाड़ प्रदेश जो है ना हमारा, राजस्थान में लूणी नदी निकलती है अजमेर से, ये निकलती हुई पश्चिम में राजस्थान में आती है। ये पश्चिम राजस्थान के नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर ऐसे होती हुई ये अरब सागर की ओर चली जाती है। तो जो लूणी बेसिन हमारा क्षेत्र है ना, लूणी बेसिन क्षेत्र, इसी क्षेत्र के ऊपर हमारा एक प्रदेश पाया जाता है, गोडवाड़ प्रदेश, जिसके कुछ जिले हैं वो कह सकते हैं हम जोधपुर, पाली, जालौर, इस प्रकार ये जो जिले हैं ये गोडवाड़ प्रदेश के हिस्से हैं। तो ये कौन से बेसिन के हिस्सा हुआ? लूणी बेसिन का हिस्सा हुआ। ये देखो आगे में दिए पाली, गोडवाड़ प्रदेश का हिस्सा पाली, सिरोही, जोधपुर और जालौर। पढ़ते चलो, आपके लिए वो सब कुछ इजी हो जाएगा। जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ जाती है वह है, ये देखो राजस्थान का नक्शा हमारे पास, सब कुछ समझेंगे और आराम से समझेंगे, बिल्कुल प्यार से समझेंगे। देखो आपके सामने राजस्थान का नक्शा दिया गया है, आपके सामने राजस्थान का नक्शा दिया गया है। मैं एक बात कर लेता हूं, हम किसकी बात कर रहे हैं? अब अरावली की बात कर रहे हैं। हमने सारणी में पढ़ चुके हैं पीछे, अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल 9.1, जनसंख्या 10%, जिले 13, मुख्यतः 7, वर्षा 40 से 60 सेमी, जलवायु उपातर, वृक्ष कैसे पाए जाते हैं, वन कैसे पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ियां, मिट्टी काली और भूरी पथरीली मिट्टी पाई जाती है। विशिष्टता क्या है? यही क्षेत्र है वो जहां पे हमारे खनिज की विशिष्टता पाई जाती है। ये देखो, ये उत्तर पूर्व का हिस्सा है और ये दक्षिण पश्चिम का हिस्सा है। ये तो श्योर हो गया कि इसकी लंबाई कैसे है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये इसकी लंबाई का क्रम है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी लंबाई का क्रम है। ये देखो उत्तर पूर्व से आती हुई दक्षिण पश्चिम की ओर चौड़ी हो रही है ना, तो यही तो पूछा है प्रश्न के अंदर, ये किस तरफ, ये देखो प्रश्न क्या है, जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती है वह है, बताओ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, बिल्कुल यही इसका उत्तर होगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम नहीं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व नहीं, पश्चिम से पूर्व नहीं। हम पढ़ चुके हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अरावली के बारे में थोड़ी सी बातें और जाननी अपने जरूरी है, जो हमने पढ़ी नहीं है, मैं बताया हूँ आपको। देखो अरावली की भारत में जो कुल लंबाई है ना, जो इंडिया में कुल लंबाई है वो तो है 692 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत में कितनी लंबाई है? 692 किलोमीटर। कहां से इसका प्रवेश होता है? खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से। खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से, मैं कुछ बातें आपको बोल रहा हूं, आप सुनना आराम से। खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से अरावली का मतलब हमारे अरावली इंटर होती है, अरावली का प्रवेश होता है। अरावली का प्रवेश द्वार कौन सा? खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात। अरावली चलती कहां से है? लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव से। अरब सागर के लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव से चलती है। अरावली की शुरुआत कहते हैं, अरावली का पिता अरब सागर, अरावली की शुरुआत मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मालदीव से। ठीक है, ये जाति कहां तक है? रायसीना हिल, दिल्ली तक, जहां पे राष्ट्रपति भवन बसा हुआ है ना, हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ये वहां तक फैली हुई है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी याद करना है। राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। 80% कवर करता है हमारा अरावली राजस्थान में। राजस्थान में अरावली कहां से एंटर होती है? आबू से। कहां से एंटर होती है? आबू से। और लास्ट में कहां तक जाती है? ये खेतड़ी। खेतड़ी कहां पे? झुंझुनू तक। कहां पे? झुंझुनू तक। कौन सी पहाड़ी पर पड़ती है? यहाँ पे ठोसी की पहाड़ी। ठोसी की पहाड़ी तक कौन सी? ये हमारी अरावली जाती है। तो हमने अरावली के बारे में कितनी बातें जान ली, ये बहुत जरूरी था जानना। इसके आगे देखो, सर्वाधिक ऊंचाई, जो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है वो कहां पे है? सिरोही में। न्यूनतम ऊंचाई अजमेर और जयपुर में। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में। और सर्वाधिक पतली, जहां पे संकीर्ण पतली कटिफटी है, वो कहां से? अजमेर। ये कटिफटी के होने के कारण रेगिस्तान का क्षेत्रफल पूर्व की ओर बढ़ रहा है। यहाँ से पतली है और संकीर्ण मतलब कटिफटी, पतली, संकीर्ण मतलब भीड़ा रास्तो बोला नहीं, बात है। ये देखो मैं कुछ आपको और बात बताता हूं, ये हमारी ऐसे करके अरावली है, ये अरावली है। अरावली को 3 भागों में बांटा है।
उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। जो हमारी अरावली शुरू होती है वो खेतड़ी से सांभर तक, और सांभर से देवगढ़ तक मध्य अरावली, और देवगढ़ से हमारे आबू तक दक्षिणी अरावली। इन्हीं चोटियों की बात करें तो आबू के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है, मैंने बताया था आपको 150 सेंटीमीटर तक, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक ऊंची, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची चोटी पाई जाती है। उसी का राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यहाँ होती है। अच्छा, अरावली की जो ऊंचाई वो कितनी है? 930 मीटर है। ये वर्तमान में घट रही है, ऐसे नहीं घटेगी, कल परसों में नहीं घटेगी, वर्तमान धीरे धीरे 100 साल, 50 साल, 150 साल, 500 साल ऐसे करके ये धीरे धीरे घटेगी। और यहाँ पे है ना, जो अरावली है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस स्थानांतरित कृषि को हम वालरा, चिमाता और दज्जिया भी कहते हैं। इसके बारे में हम करते हैं, इसकी चोटियों के बारे में बात। देखो, उत्तरी अरावली के अंदर कौन सी चोटियां पाई जाती है? रघुनाथगढ़ बिल्कुल, लोहारगढ़ बिल्कुल, मालखेत बिल्कुल। रघुनाथगढ़ 1055 कहाँ पाई जाती है? सिक्कर। लोहारगढ़ 1052 सिक्कर। मालखेत 1051 झुंझुनू। कैसे याद करोगे? रघु के पास क्या है? लोहा, माल। रघु के पास लोहे का माल, रघु के पास लोहे का माल कहाँ पे? उत्तर में। रघु के पास लोहे का माल उत्तर में, तो कह सकते हो रघुनाथगढ़ 1055, लोहारगढ़ 1052, मालखेत 1051, तो ये हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य अरावली की। मध्य अरावली को याद रखने का एक ही तरीका है, मोटा नाग। मोरारजी 934 से 933 का अजमेर में। टोटगढ़ 870 अजमेर। नाग चोटी 755 अजमेर। मोटा नाग मध्य अरावली, याद रखना बहुत जरूरी है ये भी। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण में क्या पाई जाती है? सर्वाधिक चोटियां। सबसे पहले कौन? गुरु शिखर 1722 या 1727, याद रखना। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 या 1727। एक और याद रखना गुरु शिखर के बारे में, अगर ये फिट में पूछे ना तो 5649.60 फीट इसकी ऊंचाई है। 1722, 1727 5 मीटर का एक, यहाँ पे जो टेम्पल है उसके ऊपर 5 मीटर का एक झंडा है, तो वजह है उसके कारण इसको 5 मीटर का और गिना जाता है। तो 1722 पहले हो तो 22 उत्तर होगा, अगर 22 नहीं है तो 27 उत्तर होगा। 27-22 दोनों नहीं है, 56-49 दिया है तो वहां 56-49 उत्तर होगा फीट के अंदर, ये मीटर में। उसके बाद बात करते हैं शेर कहाँ का? 1597 मीटर सिरोही में। दिलवाड़ा या देलवाड़ा कहाँ पे? सिरोही में 1442। जरगा 1431 उदयपुर में। अचलगढ़ 1380 सिरोही में। कुंभलगढ़ 1224 राजसमंद में। कैसे याद रखोगे? गुरु का जो शेर है ना, गुरु का जो शेर है वो दिल से जहां भी जाता है वहां ना तो, क्योंकि वो दिल से जहां भी जाता है तो वो अचल है, वो कहीं भी जा सकता है, दिल से जहां भी गया वो अचल है, और वो कुंभ के समान, मतलब वो कुंभ के समान खड़ा हो जाता है। आपको याद रखना है, गुरु का शेर दिल से जहां भी गया अचल के समान कुंभ हो गया, अचल के समान कुंभ हो गया, याद रखना ये। तो ये एक बार और देख लो, रघुनाथगढ़ 1055 सिक्कर, लोहारगढ़ 1052 सिक्कर, मालखेत 1051, झुंझुनू, मोरारजी 933-34 अजमेर, टोटगढ़ 870 मीटर अजमेर, नाग चोटी 755 मीटर अजमेर, गुरु शिखर 722, 727, 56-49 सिरोही में। शेर 597 मीटर सिरोही। दिलवाड़ा या देलवाड़ा 442 मीटर सिरोही। जरगा 431 उदयपुर। अचलगढ़ की बात करते हैं 1380 मीटर सिरोही। कुंभलगढ़ 1224 मीटर राजसमंद। इसकी इन पूरी चोटियों के बारे में और बातें करेंगे कल वाली क्लास, कल जो हमारी क्लास है कि पर्वत, पठार, दर्रे, मैं कहता हूं उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। पर्वत, पठार, दर्रे पढ़ लिया ना आपने, पहाड़ियां पुड़ियां सब करा दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं जो अपने अभी क्लास कर रहे हैं इससे बाहर भी कुछ नहीं जाने वाला। भौतिक प्रदेश कंप्लीट इसी में होने वाला है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में अरावली का भाग कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं? जब सर्वाधिक वर्षा की बात आएगी ना तो सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहां पे हैं? दक्षिण में है। और जहां यहां ऊंची चोटी है तो अरब का मानसून यहाँ इंटर हुआ सर्वाधिक, सबसे पहले, और सबसे पहले इंटर हुआ तो सर्वाधिक बारिश कहां करेगा? ऊंची चोटियां यहाँ से टकराएगा, मानसून टकराएगा तो यहाँ पे बहुत सारी वर्षा करेगा, तो दक्षिण के अंदर करता है। अगला प्रश्न देखो, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है। निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है, देखो बताना पड़ेगा निम्नतम उच्चावच क्षेत्र। देखो मैंने आपको बताया था खेतड़ी से आप कहां पहुंचे? सांबर से आप कहां पहुंचे? देवगढ़, और देवगढ़ से आप कहां पहुंचे? आबू। कहां पहुंचे? आबू। ये जो सांबर क्षेत्र है ना, ये सांबर क्षेत्र है, सांबर झील है। सांबर झील की तली बहुत नीचे हुई तो सबसे नीचा क्षेत्र कौन सा हुआ? सांबर क्षेत्र ही हुआ।
और तो मैं जाने की कहीं लोड़ ही नहीं है। सांबर क्षेत्र कौन सा? सांबर क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र आपको पता ही है, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, ये सारा मारवाड़ क्षेत्र है। बुराट, बुराट का पठार कहाँ पे है आपको मैं बता देता हूँ। बुराट का पठार कहाँ पे है? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में कौन सा पठार है? बुराट का पठार है। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में बुराट का पठार है। अबू ब्लॉक माउंट आबू सिरोही के अंदर पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? एक बात और याद रखना, जो हमारा पूर्वी मैदानी भाग है ना, ये पूरा नदियों से निर्मित हुआ है। किससे निर्मित होता है? नदियों से निर्मित। तो अगर प्रश्न पूछा जाए नदियों से निर्मित भाग कौन सा है, तो कौन सा है? हमारा पूर्वी मैदानी भाग। सर्वाधिक सिंचाई का विकास भी कहाँ हुआ है? क्योंकि यहाँ नदियां अधिक है तो सिंचाई का विकास भी यहाँ हुआ है। हम पढ़ चुके हैं, क्षेत्रफल 23%, जनसंख्या 39%, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सब कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ पे चट्टानों का थोड़ा अभाव रहता है। यहाँ पे वन किस प्रकार के? मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। वर्षा कितनी? 60 से 80% वर्षा होती है। सब कुछ एक एक चीज पढ़ चुके हैं हमने यहाँ की। अब पढ़ते हैं नदी बेसिन, कौन कौन से नदी बेसिन यहाँ पे आते हैं। देखो अपने पहले ऑप्शन पे बात करते हैं। बनास बाणगंगा नदी अपने को नहीं पता, अभी अगर अपने अनजान है तो अपने को नहीं पता। चंबल बेसिन नहीं पता। मध्य माही बेसिन अपने को नहीं पता क्योंकि अपने अनजान है, अभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं। लूणी बेसिन ये हमने पढ़ चुके हैं। लूणी बेसिन किस साइड का है? पश्चिम मरुस्थल का है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें पूछा है पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कौन सा नहीं है? लूणी बेसिन नहीं है। तो इसके बेसिन पे हम बात कर लेते हैं। ये देखो आपके सामने एक स्लाइड है प्यारी सी। पूर्वी मैदानी भाग खदान का कटोरा कहते हैं। नदियों के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। नदी बेसिन कौन सी है? चंबल बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। चंबल बेसिन के अंदर जिले सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, ये इसी क्षेत्र को कहते हैं। डांग क्षेत्र, बीहड़ क्षेत्र और अवनाली का अपवर्तन भी यही होता है क्योंकि चंबल की नदी सवाई माधोपुर में जाने के बाद ये कई भागों में बंट जाती है और वहां बने छोटे छोटे भागों को हम कहते हैं बीहड़। इसके बाद देखो यही बीहड़ क्षेत्र को हम कहते हैं उबड़ खाबड़ क्षेत्र। माही बेसिन, बनासगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बिल्कुल निचला क्षेत्र। उल्टे आकार के यू वाली नदी कौन सी? माही नदी। नदियों का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक नदी को क्लियर करेंगे। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में कौन सी नदी? माही बेसिन, बिल्कुल पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। बनास बेसिन में भीलवाड़ा, टोंक, करौली और सवाई माधोपुर आते हैं। बाणगंगा बेसिन में जयपुर, जोसा और भरतपुर आता है। बिल्कुल नदी बेसिन में आपको बता चुका हूँ। नदी बेसिन के बारे में यही प्रश्न पूछा जाएगा। चंबल बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन कौन सा और कहाँ है? बिल्कुल आपका क्लियर हो जाना चाहिए इसके बाद में ये वाला। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। देखो राजस्थान के किस क्षेत्र में भीड़ मिलते हैं? मैं बता चुका हूं, बनास बेसिन में बिल्कुल नहीं मिलता, माही बेसिन में नहीं मिलता, लूणी में नहीं मिलता, चंबल बेसिन बिल्कुल, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में आपको 2-3 बार बता चुका हूं। इसके बाद भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला देखो प्रतापगढ़ में किस क्षेत्र का, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? बिल्कुल ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो ये होता है, ये हमारा दक्षिण आ गया, ये बांसवाड़ा आ गया, ये देखो ये हमारे, ये देखो ये आ गया डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और ये आ गया बांसवाड़ा। तीनों मैंने आपके सामने ड्रॉ कर चुका हूं। यहां जो मैदान पड़ता है ना, ये मैदान पड़ता है कांठल, माही नदी पर। इस प्रकार माही नदी आती है और ये सीमा बनाती हुई इस प्रकार निकल जाती है। इस नदी पर ये मैदान पड़ता है कांठल का मैदान। एक मैदान यहां पड़ता है, इस मैदान को हम बोलते हैं छप्पन का मैदान। और ये माही के बीच में जैसे मध्य माही मैदान, मध्य माही का मैदान भी कहते हैं, छप्पन का मैदान हो गया। और यहां पड़ता है मेवल का मैदान। एक और याद रखना, कांठल की पहाड़ियां यहां पड़ गई प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है, और मेवल की पहाड़ियां डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है। छप्पन की पहाड़ियां कहां पे पड़ती है? हमारे बाड़मेर में। हमारा प्रश्न क्या कहता है, प्रतापगढ़ किसका भाग है? कांठल के मैदान का भाग है, बिल्कुल सही है। बुराट का पठार में बता चुका हूं, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। गोंडवाना लैंड का हिस्सा दक्षिणी पूर्वी पठार और छप्पन का मैदान में, ये देखो बता चुका हूं कहां पे, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर है। ये भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। माही बेसिन के अंदर 3 मैदान आते हैं। पहला मैदान देख लो, कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में है, बिल्कुल। छप्पन का मैदान जिसे मध्य माही का मैदान भी कहते हैं, ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। मेवल का मैदान 3 नंबर हमारा जो पढ़ते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, बिल्कुल ये याद रखना। उसके बाद बनास बेसिन के जो मैदान है, पिंड मार्ट का मैदान देवगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। इसके लिए आपको राजस्थान का नक्शा आना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि देवगढ़, राजसमंद कहाँ है, भीलवाड़ा कहाँ है, तो आपको पता होगा कि बनास नदी वहां से गुजरती है। इसके लिए आप हमारी पहली क्लास, दूसरी क्लास देखिए, उसमें मैंने राजस्थान के नक्शा आपको करा चुका हूं। इसके बाद देखो मालपुरा
और करौली का मैदान कहाँ है? मालपुरा टोंक और करौली में। जो ये मालपुरा और करौली का मैदान है, इसी को हेरोन में जो अपने हेरोन महोदय थे ना, उनके द्वारा इसे तृतीय पेनी प्लेट के रूप में पहचाना गया। और रोही का मैदान भी हमारे सामने दिया गया है। बाणगंगा नदी पर कहाँ पे पाया जाता है रोही का मैदान? जयपुर और भरतपुर में। मैदान के बारे में मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें की हैं, उसके साथ में आपको मैंने पठार भी बताए हैं। बाकी कल पठार दर्रे और पहाड़ी पर्वत के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। अगला देखो प्रश्न क्या कहता है, दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। इसको देखने से पहले आपको मैं स्लाइड दिखाता हूँ, बहुत प्यारी स्लाइड है ये देखो। दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में वैसे अपने लगभग सारी बातें कर चुके हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में अपने ये भी पढ़ चुके हैं, इसका कितना भाग है, कितना प्रतिशत है। देखो दक्षिण पूर्वी पठार का क्षेत्रफल कितना? 6.49%, जनसंख्या 11%, वर्षा 7%, जलवायु 80 सेमी से 120 सेमी। ठीक है, जलवायु कैसी? वर्षा में बता चुका हूँ 80 सेमी से 120 सेमी। जलवायु अति आर्द्र, वन सदाबहार वन। मिट्टी कैसी? काली व लाल कछारी मिट्टी। विशिष्टता लावा का पठार। और क्या विशिष्टता? मसाले। और क्या? कपास। ये सारे के सारे किसकी बात कर रहा हूं मैं? दक्षिणी पूर्वी पठार की बात कर रहा हूं। दक्षिणी पूर्वी पठार जो हमारा है ये 2 भागों में। एक बात याद रखना, ये पूरा ज्वालामुखी से निर्मित है। किससे? ज्वालामुखी से। कौन सी ज्वालामुखी से? दरारी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी 2 प्रकार की होती है, एक तो छिद्र, ये तो ये ज्वालामुखी निकल, ये छिद्र करके निकली ऐसे करके, ये तो होगी छिद्र। एक ज्वालामुखी होती है ये इस प्रकार से, जो दरारें करके निकलती है। तो हमारी दरारी ज्वालामुखी से निर्मित कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये भी याद रखना। इसके 2 भाग है, विंध्यान पठार। विंध्यन पठार के अंदर आता है हड़ौती, जिसमें कोटा बूंदी बारा और झालावाड़। डांग क्षेत्र में आते हैं हमारे सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। दक्कन का पठार, मालवा का पठार, लावा का पठार, हड़ौती का पठार और प्रायद्वीपीय पठार। इसी के अंदर हमारा पाया जाता है चंबल का मैदान। चंबल का मैदान कहाँ पाया जाता है? कोटा और बारा में। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बूंदी, कोटा और झालावाड़ में। ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां से चालू होती है? इंद्रगढ़, इन्हें बूंदी की पहाड़ियां भी कहते हैं। और बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी को कहते हैं सातूर। क्या कहते हैं? सातूर। सातूर चोटी। सातूर चोटी कहां पे है? बूंदी की पहाड़ियों में। उसके बाद बात करते हैं हम शाहबाद उच्च भूमि कहां पर पड़ती है? बारा में। झालावाड़ में झालावाड़ का पठार। और डंग गंगधर क्षेत्र कहां पे? झालावाड़ में। इन्हीं के अंदर पड़ता है हमारा मुकुंदरा हिल्स, जिसकी सर्वोच्च चोटी है चंदवाड़। कौन सा? मुकुंदरा। इसी की सर्वोच्च चोटी है हमारी चंदवाड़ा चोटी। चंदवाड़ा चोटी कहां पे? ये पड़ता कहां पे है? कोटा और झालावाड़ में। ठीक है, इसके बाद में हमने सारी बातें कर चुके हैं। इसके अंदर ये पड़ता है कोटा, बूंदी और झालावाड़ में। हमारा प्रश्न क्या कहता था वो देखो, हमारा प्रश्न क्या कहता है? दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, ऊपर माल का पठार और बराट का पठार। नहीं, ये बात तो बिल्कुल नहीं सची। विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार बिल्कुल पढ़ चुके हैं। विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार, पोतवार का पठार, और ये बात भी बिल्कुल नहीं सची। हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में भी अब ये बात कर चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न देखो क्या कहता है? वागड़ के नाम से जाना जाता है बनास का मैदान, हड़ौती का पठार, मध्य माही का मैदान और चंबल का मैदान। जो हमारा नीचे डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है ना, ये हमारा जो क्षेत्र है ना, ये जाना जाता है वागड़ प्रदेश के नाम से। अच्छा, और जो हमारा 56 का मैदान है ये जाना जाता है मध्य माही का मैदान। और ये मध्य माही का मैदान कहलाता है वागड़ का प्रदेश। तो वागड़ का प्रदेश कौन सा हुआ? मध्य माही का मैदान। चंबल बेसिन की हम बात कर चुके हैं, हड़ौती का पठार भी पढ़ चुके हैं और बनास का मैदान भी हम पढ़ चुके हैं। पिंडमाड़ और मालपुरा का मैदान हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है। देखो पूरे भारत में फेमस है उत्खात स्थलाकृति के लिए। हम क्यों फेमस है मैं आपको बताता हूं। हमारा जो डांग क्षेत्र है ना, डांग क्षेत्र कहते हैं हम, हमारा सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, सवाई माधोपुर तक चंबल आती है। चंबल आने के बाद में ये क्या करती है? ये अपना अवनाली का अपवर्तन कर लेती है। ये कई टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, छोटी छोटी दरारें बना लेती है, छोटी छोटी घाटियां बना लेती है, छोटे छोटे भाग बना लेती है। इन्हीं भागों में बनता है बीहड़। इन्हीं भागों को कहते हैं हम डांग क्षेत्र। इन्हीं भागों को हम कहते हैं उबड़ खाबड़ भूभाग। और यही भूभाग हमारा कहलाता है उत्खात स्थलाकृति। मतलब चंबल बेसिन का जो बेसिन है ना, हमारा चंबल बेसिन, इसी एक बेसिन पर हम कह सकते हैं गार्ज, नदी गार्ज, जलप्रपात सब कुछ पाया जाता है। तो इसी से आगे जाके बढ़ती है बीहड़। बीहड़ से बनता है उबड़ खाबड़ प्रदेश, डांग क्षेत्र।
तो कहाँ पाया जाता है ये उबड़ खाबड़ डांग क्षेत्र, भीड़ क्षेत्र कहाँ पे, धौलपुर और सवाई माधोपुर। पूरे भारत के अंदर ये उत्काश स्थलाकृति के लिए हमारे चंबल बेसिन फेमस है। देखो उत्काश स्थलाकृति चंबल बेसिन में बिल्कुल सही है, धौलपुर और सवाई माधोपुर बिल्कुल सही है, गार्ड बनाती है, नदी गार्ड बनाती है, जलप्रपात, शिप्रिकाएं और बीहड़ बनाती है। इन्हीं को डांग क्षेत्र, बीहड़, अवलानलिका प्रवर्धन भी कहते हैं और उबड़ खाबड़ भूभाग भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है। देखो मैंने बताया था आपको कि आग्नेय चट्टानें कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की, एक काला और एक ग्रे, काली और ग्रे। काली जो होती है उसे हम बोलते हैं बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित हमारा कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठार, कौन सा होता है, बेसाल्ट। बेसाल्ट से कौन सा, दक्षिणी पूर्वी पठार। और ग्रे को कहते हैं हम ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से कौन सा, जालौर और सिरोही क्षेत्र। तो ये आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है किससे, ग्रेनाइट से निर्मित है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। सुमेलित करना है, करो भाई सुमेलित करो। उत्तर पूर्वी अरावली, जो उत्तर पूर्वी अरावली है वो देख लो कौन सी है हमारी। उत्तर के अंदर उत्तर पूर्वी अरावली की बात करें तो यहाँ हमारा अलवर पड़ता है, यहाँ हमारा झुंझुनू पड़ता है। तो देखो उत्तर पूर्वी अरावली के अंदर कोई अलवर झुंझुनू का ऑप्शन है, बिल्कुल मिल गया सर, 3 नंबर। तो देखो ए में 3, इसमें ए में 3 नहीं है, इसमें ए में 3 नहीं है, तो हमारे इन दोनों में से उत्तर होगा। अरावली का मध्यवर्ती भाग देखो अजमेर और जयपुर है, जयपुर है सर, अजमेर नहीं है, तो जयपुर पे टिक कर दो। 2 नंबर कौन सा है, तो इसमें नहीं है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। मैं कहता हूँ मिलान वाले प्रश्न बहुत ईजी है, बस आप मिलाना सीखो। ये सारे प्रश्न कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। बुराड़ क्षेत्र की मैंने बात कर ली थी, कहाँ पे, उदयपुर में, और दक्षिणी अरावली कहाँ पे, सिरोही में। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न क्या कहता है, कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है, अतिशुष्क दशाएं। बिल्कुल हमारे अतिशुष्क दशाएं पाई जाती है, तापमान में अतिरिक्त बहुत अधिक तापमान रहता है, सब कुछ सोख लेता है। न्यून औसत वर्षा, बिल्कुल बहुत कम वर्षा होती है। कम और छिद्र वनस्पति, बिल्कुल आप देख सकते हो, कभी रेगिस्तान की तरफ देखना, एक झाड़ी कहीं है तो दूसरी झाड़ी कहीं है, मतलब 100 मीटर 200 मीटर का गैप मिल जाता है आपको एक एक झाड़ियों में। तो इसके 4 ऑप्शन सही है। तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। ऐसी क्लासें आपको लगातार मिलेगी, निरंतर मिलेगी, और बढ़िया कंटेंट के साथ मिलेगी। आर्थिक समीक्षा भी मिलने वाली है जल्दी, राजस्थान की स्टैटिक्स जीके पूरा निचोड़ मिलेगा, उसमें आपको हम पॉलिटिकल, हिस्ट्री, कल्चर, आर्थिक समीक्षा प्लस करंट भी करवाएंगे। और आपको ऐसी क्लासें बहुत सारी मिलेगी। आप जल्दी इन क्लासों से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा सहयोग करें, और हम आपको बढ़िया से बढ़िया, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक भागों में बांटा। बिल्कुल आप कर चुके हैं, 7 भौगोलिक भागों में बांटा था। कौन सा, नहरी, पश्चिम रुस्तल, अर्धशुष्क, रावली, दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र, चंबल। मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में सारा कुछ। पश्चिम रुस्तल को 2 भागों में बांटा, शुष्क में, शुष्क मैंने पूरा पढ़ा चुका हूँ, बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप मुक्त, दोनों। अर्धशुष्क की बात करते हैं हम, अर्धशुष्क की बात करते हैं तो ये देखो, ये हमारा पश्चिम रुस्तल आ गया, इसको हम 2 भागों में बांट दिया। अगर यहाँ 0 सेंटीमीटर वर्षा है तो यहाँ 25 है, और यहाँ 25 है तो यहाँ 50 है। 25 से 50 शुष्क, 25 से 50 अर्धशुष्क, 0 से 25 शुष्क, ठीक है। 25 सेमी पश्चिम में, 50 सेमी पूर्व में वर्षा होती है। इसके बाद आगे देखो, अर्धशुष्क को 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। इसमें पहला भाग है घग्गर, कांतली बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन। घग्गर, घग्गर के 2 भाग हैं। घग्गर 2 जिलों में, गंगानगर और हनुमानगढ़। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। घग्गर के क्षेत्र को क्या कहते हैं, नाली कहते हैं, याद रखना। घग्गर को क्या कहते हैं, नाली। नाली, नाली एक पेड़ की नस्ल भी है। यहाँ पे चावल की अधिक खेती की जाती है हनुमानगढ़ साइड में। कांतली बेसिन की बात करते हैं, कांतली बेसिन कहाँ पे है, चूरू, झुंझुनू और सिक्कर सिकावटी क्षेत्र में है। खंडेला और मंडरेला पहाड़ियों के बीच, खंडेला और मंडरेला पहाड़ियों के मध्य। इसमें जो घास के मैदान होते हैं उन्हें हम कहते हैं बीड़। इसमें जो अंत इसी जो, क्योंकि ये जो हमारी कांतली बेसिन है ना, कांतली नदी, ये हमारी आंतरिक प्रवाह की नदी है। ये कहाँ चली, कहाँ लुप्त होगी, कोई पता नहीं है। ये खंडेला मंडरेला के पास में जाके लुप्त हो जाती है, तो अंत प्रवाह क्षेत्र भी से कहते हैं। नागौर उच्च भूमि, जोधपुर आधा, पाली थोड़ा सा, और नागौर का पूरा हिस्सा। कुपड़पट्टी बांकापट्टी यही है, और कुपड़पट्टी बांकापट्टी का क्षेत्र कौन सा है, नागौर से अजमेर। लूणी बेसिन को हम कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश। इसके बाड़मेर, पाली, जालौर और जोधपुर इसके हिस्सा, जोधपुर इस क्षेत्र के हिस्से में आते हैं। तो ये देख लो हमारा प्रश्न था, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं।
गोडवार प्रदेश बिल्कुल है, शेखावटी बिल्कुल है, बेनास नहीं है, पूर्वी मैदान का घग्गर है। 1, 2 और 4 है। अगला प्रश्न देखो, भू आकृतिक प्रदेश व दृश्य को सुमेलित कीजिए। मैं देखो जो जो अपने पढ़ चुके हैं उसके बारे में अपने देखते हैं। पहले देखो ये अंत प्रभावी अपवाय क्षेत्र अभी मैं पढ़ के कहाँ पे है, शेखावटी में है, बिल्कुल सही है, पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है। मुकुंदरा हिल्स में पढ़ा चुका हूँ, कहाँ पे है, हड़ौती में। पहले ये देख लो 2 में 1, तो इन 2 में 1 नहीं है, बी में देखो बी में 1 है, इन दोनों के बी में 1 नहीं है, इन दोनों के बी में 1 है। अब देख लो सी में 4 किसके है, इसके सी में 4 है, ये देखो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है, गिरवा। गिरवा क्या होती है, जो उदयपुर क्षेत्र में जो तस्त्री नुमा मतलब कटी फटी जो पहाड़ियां होती है ना, उन्हें हम गिरवा कहते हैं। क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। कल बात करेंगे पहाड़ियों पे। और उसके बाद होता है घग्गर के क्षेत्र को हम नाली कहते हैं। ये हमारा प्रश्न बहुत ईजी था, इसके बारे में हम सब कुछ देख चुके हैं। इसके बाद देखो स्थलाकृति और अवस्थिति में कौन सा, जो हमारी स्थलाकृति दी हुई है और अवस्थिति दी हुई है, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है, बताओगे कोई। देखो भाकर, जो भाकर है, बिल्कुल भाकर की पहाड़ियां कहाँ पे, हमारी पूर्वी सिरोही में, ये हमारा बिल्कुल सही है। गिरवा की मैं बात कर चुका हूँ, उदयपुर बेसिन बिल्कुल सही है। कांठल चंबल नहीं माही बेसिन का हिस्सा है। प्रतापगढ़, छप्पन की पहाड़ियां जालौर और शिवाना में है, बिल्कुल सही है। ये हमारी आज की क्लास यहाँ पूरी होती है। आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही आपने करना है जो हम चाहते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। आपने कमेंट करके बताना है आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। और आगे आने वाली क्लास से आपको ऐसी बहुत सारी क्लासें और मिलने वाली है। आप हमारी इन क्लासों के साथ निरंतर जुड़ते रहें, निरंतर अध्ययन करते रहें। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय और राम राम।